स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपको क्लास 10th के इतिहास का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए आइए बिना समय को गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हम पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताऊँगा, जो आपको क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो ऑब्जेक्टिव बताने से पहले मैं कुछ इस चैप्टर का जो स्मरणीय तथ्य है मैं उसको बताना चाहूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ पॉइंट करके दिया गया है। तो पहले पॉइंट में कहता है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने मेटरनिक युग का अंत कर दिया। 1848 में जो है फ्रांसीसी क्रांति ने मेटरनिक युग का क्या कर दिया, अंत कर दिया। अब है दूसरा पॉइंट। तो दूसरे पॉइंट में कहता है जो इस प्रकार से है। दूसरे पॉइंट में कहता है लुई फिलिप ने स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति की अवलंघन करते हुए 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यानी लुई फिलिप ने 1840 ईस्वी में गीजो को क्या किया, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। आज का तीसरा पॉइंट है, अगला पॉइंट है। अब अगले पॉइंट में कहता है सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक विक्टर एमन्यूल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अगला पॉइंट है इटली की समस्या को काबूर ने अपनी कूटनीति के बल पर संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। इटली की समस्या को काबूर ने क्या किया, अपनी कूटनीति के बल पर पूरे यूरोप की समस्या बना दिया। आज है अगला पॉइंट आज का। तो अगले पॉइंट में कहता है इटली विजय के पश्चात, यानी इटली विजय के बाद नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्यों में क्या कर दिया, गठित कर दिया। ठीक है। और उसके बाद कहता है कि सिस्पाइन गणराज्य, लिगुलियन तथा ट्रांसपेडेन, ये 3 प्रकार के गणराज्य था जिन्हें नेपोलियन ने 3 गणराज्यों में गठित किया था। अब है अगला पॉइंट। तो अगले पॉइंट में कहता है इटली में एक गुप्त दल कार्बोनरी का गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया है। इटली में एक गुप्त दल जिसका नाम था कार्बोनरी, वो उसका गठन जो है राष्ट्रवादी द्वारा किया गया था। अब है अगला पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगले पॉइंट में कहता है यंग इटली तथा यंग यूरोप। यंग इटली तथा यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया था, तो वो क्या था, मेजनी ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए आज का अगला पॉइंट है। अगले पॉइंट में कहता है गैरीवाली पेशे से एक नाविक था। आपसे पूछेगा प्रश्न में कि गैरीवाली पेशे से क्या था, तो गैरीवाली जो पेशे से एक नाविक था। अब है अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में कहता है 1834 ईस्वी में प्रसा में एक शुल्क संघ जोल्वेरान की स्थापना की गई। तो जोल्वेरान की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1834 ईस्वी में। आज का अगला पॉइंट, अगले पॉइंट है 18वीं शताब्दी में जर्मनी छोटे छोटे राज्यों में बटा था। उसके बाद है जर्मनी में मेटरनिक ने आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी कानून कार्लसवाद के आदेश को जारी किया। यानी जर्मनी में मेटरनिक ने आंदोलन को कुचलने के लिए क्या किया था, तो उन्होंने दमनकारी कानून कार्लसवाद के आदेश को जारी किया। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में कहता है विलियम प्रथम प्रसा का शासक था जिसने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। कहने का मतलब है ये जो विलियम प्रथम जो थे वो प्रसा का क्या था, शासक यानी राजा था, और जिसने किसको, तो वह बिस्मार्क को, किसको, तो बिस्मार्क को जो है अपना चांसलर यानी प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इस स्मरणीय तथ्य का आज का लास्ट पॉइंट है नेपोलियन बोनापार्ट ने 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया था। प्रश्न में कहेगा आपको कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन प्रदेशों को जीतकर किसका निर्माण किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइन राज्य का। कहेगा कब, तो क्या था 1806 ईस्वी में। अब बच्चों मैं इस चैप्टर का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है मैं उसे बताऊंगा जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है,
यदि आप इस प्रश्न में से कितने प्रश्न के जवाब जान रहे हैं, यदि आप इस प्रश्न के जवाब जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपने इस पूरे प्रश्न से कितने का सही आंसर दिए और कितना आपका गलत हुआ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न, तो पहले प्रश्न में कहता है, जो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो पहले प्रश्न में कहता है फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था, यानी फ्रांस के जो क्रांति था उसका प्रमुख कारण क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निरंकुश शासन। दूसरा प्रश्न, तो दूसरे प्रश्न में कहता है फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो दूसरा का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बुर्बो वंश की। आज का तीसरा प्रश्न है। तो बच्चों तीसरे प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो तीसरा प्रश्न में कहता है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1804 ईस्वी में। चौथा प्रश्न कहता है वियना सम्मेलन या कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेटरनिख। पांचवा प्रश्न, तो पांचवें प्रश्न में कहता है मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। तो पांचवा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना। छठा प्रश्न जो इस प्रकार से है, तो छठे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो छठे प्रश्न में कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेटरनिख कौन था। आपको बताना कि मेटरनिख कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिया का चांसलर। मेटरनिख जो था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। सातवां प्रश्न, तो सातवें प्रश्न में कहता है किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो सातवां का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मेटरनिख। मेटरनिख ने ही कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो चलिए आज का आठवां प्रश्न, तो आठवें प्रश्न में है जो इस प्रकार से है। तो आठवें प्रश्न में कहता है नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 कोड। नौवां प्रश्न में कहता है रोमानिवाद क्या था। रोमानिवाद क्या था। तो नौवां का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एक सांस्कृतिक आंदोलन। रोमानिवाद जो था एक सांस्कृतिक आंदोलन था। अब है 10वां प्रश्न। तो 10वें प्रश्न में कहता है जो इस प्रकार से दिया गया है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो 10वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। 11वां प्रश्न में कहता है मॉरियन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। मॉरियन जो है वो किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस का। आज का 12 नंबर प्रश्न। तो 12 नंबर प्रश्न में कहता है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो जन्म जो है वो किस घटना से माना जाता है। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पुनर्जागरण। 13 नंबर प्रश्न कहता है वियना कांग्रेस कब हुआ था। 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1815 ईस्वी में। 14 नंबर प्रश्न। तो 14 नंबर प्रश्न में कहता है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवैधानिक राजतंत्र। आज का 15 नंबर प्रश्न। तो 15 नंबर प्रश्न में कहता है जो इस प्रकार से है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। 15 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1707 ईस्वी में। 16 नंबर प्रश्न में कहता है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2019 में पूछा भी गया है। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मेजनी। प्रश्न संख्या 17।
तो 17 में कहता है इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेजनी को। 18 नंबर प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न कहता है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोनरी से। प्रश्न संख्या 19, 19 में कहता है किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काउंट काबुल ने। अब है प्रश्न संख्या 20, तो 20 में इस प्रकार से लिखा गया प्रश्न है जो कहता है यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजनी। अब है प्रश्न संख्या 21, तो 21 में कहता है लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैरीवाल्डी ने। अब है प्रश्न संख्या 22, काबुल कौन था? तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली का प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 23, 23 में कहता है फ्रेडस ऑफ इंडिया इटली, फ्रेडस ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेजनी ने। प्रश्न संख्या 24, 24 में कहता है कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 24 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1810 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 24, 24 में कहता है गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो 25 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नाविक। गैरीवाल्डी जो है वो पेशे से नाविक था। प्रश्न संख्या 26, तो 26 में कहता है काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो 26 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। काउंट काबुल को जो है विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। प्रश्न संख्या 27, तो 27 में कहता है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिस्मार्क का जो है इटली के एकीकरण में संबंध नहीं है। 28 नंबर प्रश्न, 28 में कहता है विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो 28 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशा का। क्वेश्चन नंबर 29, 29 में कहता है जॉल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो 29 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशा ने। प्रश्न संख्या 30, 30 में कहता है सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो 30 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशा और फ्रांस के बीच। आज का 31 नंबर प्रश्न, तो 31 नंबर प्रश्न कहता है बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क जो है किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? 31 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हीगेल। प्रश्न संख्या 32, तो 32 में कहता है जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो 32 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया। आज का 33 नंबर प्रश्न, तो 33 नंबर प्रश्न में कहता है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो 33 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राइन संघ की। प्रश्न संख्या 34, तो 34 में कहता है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो 34 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सीडान का युद्ध। प्रश्न संख्या 35, तो 35 में कहता है जर्मेनिया क्या था? 35 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक। जर्मेनिया जो है वो जर्मन राष्ट्र का क्या था? प्रतीक यानी पहचान था। अब है प्रश्न संख्या 36, तो 36 में कहता है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो 36 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। 37 नंबर प्रश्न, 37 में कहता है जॉल्वे राइन एक संस्था थी। यहाँ सही कर लीजिएगा, जॉल्वे राइन एक संस्था थी, ठीक है। तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यापारियों की। जॉल्वे राइन जो है वह एक व्यापारियों की संस्था थी। आज का 38 नंबर, 38 में कहता है सेडोवा के युद्ध में
किसकी पराजय हुई, यानी किसकी हार हुई। तो 38 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिया की। सेडोवा के युद्ध में जो है ऑस्ट्रिया की हार हुई। आज का 39 नंबर प्रश्न। तो 39 में कहता है बिस्मार्क क्या था। तो 39 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कूटनीतिज्ञ। प्रश्न संख्या 40 में कहता है हेगेल कौन था। हेगेल कौन था। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दार्शनिक। प्रश्न संख्या 41 में कहता है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो 41 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सेडोन में। प्रश्न संख्या 42 में कहता है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो 42 का सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्रैंकफर्ट की संधि। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है सेल्सविग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है। तो 43 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी के एकीकरण। प्रश्न संख्या 44 में कहता है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो 44 का सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने। प्रश्न संख्या 45 में कहता है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो जो 45 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बिस्मार्क ने। 46 में प्रश्न। तो 46 में कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि जो हुई थी वह हुई थी 1871, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है, तो 47 में कहता है सेडोन युद्ध कब हुआ। तो 47 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1870। प्रश्न संख्या 48 में कहता है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था। तो 48 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 49 में कहता है 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो इससे पहले भी ये प्रश्न में पढ़ चुके हैं। तो 1871 में जो है वो हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब है प्रश्न संख्या 50। तो 50 में कहता है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो 50 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बिस्मार्क। अब 50 के बाद है 51 नंबर प्रश्न। तो 51 नंबर प्रश्न में कहता है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। और यह प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो प्रश्न संख्या 52 है। तो 52 में कहता है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है। तो 52 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनान। प्रश्न संख्या 53 में कहता है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई, यानी किसकी हार हुई। तो 53 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तुर्की की। प्रश्न संख्या 54 में कहता है 1829 ईस्वी की एडियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। तो 54 का सही आंसर है ऑप्शन ए, रूस के साथ। 55 नंबर प्रश्न। तो 55 में कहता है प्रश्न संख्या 55 में कहता है यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। तो 55 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनान को कहा जाता है। 56। तो 56 नंबर प्रश्न में कहता है हंगरी की भाषा क्या थी। तो 56 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगियार। अब है प्रश्न संख्या 57। तो 57 में कहता है यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की। प्रश्न है यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने, यानी किस भारतीय राजा ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की। तो 57 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान। प्रश्न संख्या 58 जो इस वीडियो लेक्चर का लास्ट प्रश्न है। तो प्रश्न इस प्रकार से है 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ।
तो इस लास्ट प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको हमेशा मिलता रहे, तो मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।